कि जैसे मान लीजिए हम कमर्शियली बात करें, कमर्शियली क्या होता है कि जो हम एनर्जी अपने घरों में यूज कर रहे हैं, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल कमर्शियल का मतलब क्या हो गया कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड कमर्शियल। तो हमने ये बोला कि जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जैसे सन है, सनलाइट है, सनलाइट क्या है, सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम ये बोलते हैं कि वो तो फ्रीली अवेलेबल है, वो सनलाइट फ्रीली अवेलेबल है। इसी तरीके से जो ये इलेक्ट्रिसिटी घरों में आ रही है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इस एनर्जी का क्या है कि इस एनर्जी की कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट आती है जो गवर्नमेंट बियर करती है। तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट हम ही लोगों से तो लेगी, क्योंकि हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो जो कमर्शियल यूनिट है, उसको डिफाइन कर दिया गया पूरे कंट्री के लिए। पूरे कंट्री में हमने ये बोला कि एनर्जी की यूनिट, हमने माना कि एनर्जी हो चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, हम जानते हैं। लेकिन कमर्शियल यूनिट डिफाइन करी गई किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर जो है वो कैसे डिफाइन करा गया वो देखिएगा। हमने बोला कि जैसे पावर होता है, पावर होता है वर्क डन, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बेटा, वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि अगर हम वर्क को हम एनर्जी से रिप्लेस करें तो इस एक्सप्रेशन में जरा भी अंतर नहीं आएगा। क्योंकि जितनी किसी भी बॉडी में, मैं पहले भी बता चुका हूं, जितनी किसी भी बॉडी में एनर्जी होती है, वो एनर्जी, वो बॉडी जो है वो उतना ही वर्क करती है। ठीक है, तो वर्क डन आप लिखिए या एनर्जी लिखिए, ठीक है, एक ही बात है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी जूल्स में और टाइम टेकन सेकंड्स में। ये हो गया। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। पावर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वॉट। और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। तो अगर पावर वॉट में है, अगर पावर वॉट में है और टाइम सेकंड्स में, पावर अगर वॉट में है और टाइम अगर सेकंड्स में है, तो जो हमारी एनर्जी निकलेगी वो आएगी जूल में। लेकिन हम एनर्जी की कमर्शियल यूनिट निकालना चाहते हैं किलो वॉट आर। यानी कि पावर को रखिए रखिए किलो वॉट में और टाइम को रखिए आर में। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि एनर्जी की यूनिट हो जाएगी किलो के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एच किलो वॉट आर। और यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि पावर की यूनिट हम लेंगे किलोवाट में और टाइम की यूनिट हम लेंगे आवर्स में। पावर की यूनिट किलोवाट में, टाइम की यूनिट आवर में। तो ये हो गया किलोवाट आवर, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि इसी चीज को दिमाग में रखते हुए कि इफ माय पावर इज इन किलोवाट एंड द टाइम टेकन इज इन आवर्स, देन द एनर्जी व्हिच कम्स आउट इज इन किलोवाट आवर। और वो जो किलोवाट आवर होता है वही कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में इस पर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। क्वेश्चन है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स, a radio set of 60 watts runs for 50 hours, runs for 50 hours. Full stop. How many units? सर ये मुझे समझ नहीं आया। ये वाला? यस सर। अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, क्वेश्चन लिख लो पहले, अभी बताता हूँ।
हाउ मेनी यूनिट्स kilowatt hour kWh of electrical energy. How many units of electrical energy is consumed? देखो ऐसा होता है कि पावर जो हमने पढ़ा ना, पावर को हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पावर का फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। देखो वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, तो पावर को हम कह सकते हैं कि एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी निकालूं तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम टेकन, पावर इनटू टाइम टेकन। पावर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा वॉट, वॉट को डब्ल्यू लिखा है यहाँ पर, पावर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉट, और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड, एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है जूल। तो अगर पावर वॉट में है और टाइम सेकंड में है, ठीक है, तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो एनर्जी की वैल्यू आएगी, और वो एनर्जी होगी हमारी जूल में, उस एनर्जी की यूनिट होगी जूल, ठीक है। लेकिन अगर मैं पावर को कर दूं किलोवाट में और टाइम को कर दूं मैं आवर्स में कन्वर्ट, पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में, तो जो एनर्जी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वो रिजल्ट आएगा किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। जैसे अगर आप में से कुछ बच्चे, देखिए आप तो छोटे बच्चे हैं सभी, आप लोगों को अभी उतना शायद नहीं पता होगा कि जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो कभी आपके फादर ने या मदर ने कुछ आपस में बात कर रहे हैं और आपने सुना हो कि इस मंथ जो है जो हमारा बिजली का जो बिल आया है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आया है, तो वो 400 यूनिट आया, या 200 यूनिट आया, या 150 यूनिट्स आया। तो आपने शायद सुना होगा कि इतना यूनिट्स बिजली कंज्यूम हुई, इतना यूनिट्स हमने इलेक्ट्रिसिटी इस मंथ यूज करी। तो वो यूनिट्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि 150 यूनिट्स हमने यूज करा, तो इसका मतलब ये है कि 150 क्या यूज करा आपने, 150 आपने कमर्शियल यूनिट यूज करी। और कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। अगर वो बोल रहे हैं कि आपने 50 यूनिट यूज करी, यानी कि आपने 50 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी, आपने नहीं, आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसे आपका फ्रिज हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, तो इन सब चीजों ने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी, ठीक। तो अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। एनर्जी की तो फॉर्मूला सेम होता है, पावर इनटू टाइम टेकन। तो आप पावर को रखेंगे किलोवाट में और टाइम को निकालेंगे आवर्स में, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की वैल्यू आएगी। बताइए जी, समझ गए, अब क्लियर है दिव्यांशी? यस सर। ठीक है, अच्छा बेटा, बहुत अच्छी आदत है ये दिव्यांशी, ये बहुत अच्छी आदत है। कोई भी प्रॉब्लम आया करे प्लीज दोबारा पूछा करो। मैं और बच्चों को भी बता रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब उनको थोड़ा अजीब लगता है कि कोई और बच्चा क्या सोचेगा, बिल्कुल क्लियर बोला करिए अपनी बात, ठीक है। कोई भी डाउट आए आपको, कोई पुराना टॉपिक भी हो नहीं समझ में आए, बिल्कुल फ्रीली पूछ लिया करिए, ठीक है। चलिए जी, अब जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में दे रखा है और रेडियो सेट। रेडियो सेट क्या होता है, जिसमें हम एफएम वगैरह ये जो गाने होते हैं ये हम सुनते हैं। तो रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स। एक रेडियो सेट है, उसकी पावर दे रखी है कि वो कितनी पावर कंज्यूम करता है, उसकी पावर दे रखी है 60 वॉट्स। तो आप ये देखिएगा, रेडियो सेट की पावर दे रखी है मुझे 60 वॉट। वो कितनी देर तक चलता है, कितनी देर तक काम करता है, वो 50 आवर्स तक, ठीक है। तो टाइम दे रखा है 50 आवर्स। हाउ मेनी यूनिट्स, यानी कि किलोवाट आवर, वो पहले ही बोल दिया उन्होंने, हाउ मेनी यूनिट्स मतलब किलोवाट आवर। तो यानी कि वो कमर्शियल यूनिट पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो वो पावर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहे हैं, कमर्शियल यूनिट पूछ रहे हैं उसकी कि कितना कंज्यूम हुआ। तो हम ये कहेंगे कि पावर को फिर मुझे रखना पड़ेगा किलोवाट में, तो ये वॉट है। वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही तरीका। मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। और ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो किसी भी नॉर्मल वैल्यू को अगर किलो में कन्वर्ट करना हो, मीटर को किलोमीटर में करना हो तो 1000 से डिवाइड, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड। सिमिलरली वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 1000 किलो वॉट।
है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 6/100 किलो वॉट। फिर टाइम दे रखा है 50 आवर्स, टाइम दे रखा है हमको 50 आवर्स। ठीक है, तो टाइम को तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम मुझे आवर्स में ही दे रखा है, मुझे टाइम आवर्स में ही चाहिए होता है। ठीक है, अगर एनर्जी, याद रखिएगा, अगर एनर्जी जूल में चाहिए तब तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, और पावर नॉर्मली वॉट में होनी चाहिए, तो एनर्जी हमारी जूल में आएगी। लेकिन जब पावर किलो वॉट में और टाइम आवर में, तो एनर्जी आएगी किलो वॉट आवर में। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन। पावर कितना है 6/100, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 50, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100 एंड 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 3 किलो वॉट आवर। और आप इसको ये बोल दीजिए 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स कितनी यूनिट हो गई, बताइए जी, क्लियर है? यस सर। यस ठीक है ना, क्लियर। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ फैमिली यूजर्स a family uses 250 units of electrical energy. A family uses 250 units of electrical energy during a month. During a month. Full stop. Calculate this electrical energy in joules. Calculate this electrical energy in joules. मुझे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, हमने ये देखा था कि 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट आवर जो है, अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना होता है तो वो होता है 36 इंटू 10⁵ जूल्स। ये मैंने कैसे देखा था, बस आप 1 मिनट देखिएगा, मैंने इसको डिराइव करके बताया था, हालांकि आपको याद रखना है ये रिलेशन क्या होता है। 1 किलोवाट आवर चाहे तो याद रख लो, और अगर भूल भी जाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अभी बता देता हूँ कैसे करना होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है बेटा 3.6 इंटू 10 की पावर, या 3.6 बोला 36 बोलो, वो ज्यादा आसान है, पॉइंट क्यों लगाना, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप बाई चांस ये भूल जाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको आराम से याद आ जाएगा। देखो कैसे, हमने कहा 1 किलोवाट आवर, तो आप इसको लिखो 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। ठीक है, तो जो यूनिट्स होती हैं, जैसे मैंने 1 किलोवाट और 1 आवर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और किलोवाट इंटू आर क्या हो गया किलोवाट आवर, यानी कि KWH, ये हो गया। दो यूनिट्स मल्टीप्लाई होती है तो KW, और आर को क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, है ना, तो KWH ये हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं एनर्जी को किसमें, जूल्स में। तो एनर्जी जूल्स में कब आएगी, जब पावर हमारा वॉट्स में होगा और टाइम हमारा सेकंड्स में होगा। तो आप जो पावर है ना किलोवाट वाला, उसको तो आप वॉट में कन्वर्ट करिए, और जो टाइम है जो आवर्स में दे रखा है उसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करिए। तो देखो जी, ये ये किलोवाट है, तो 1 किलोवाट, वही चीज 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे 1000 वाट, मल्टीप्लाई बाई 1 आवर में 60 मिनट्स, ठीक, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। अब आप क्या करिए, ये वॉट में आ गया, ये सेकंड में आ गया, जब ये वॉट में और सेकंड में आ जाता है
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जूल में आएगा। तो अब आप ये देखिएगा 36 तो नॉर्मल नंबर हो गया, और जीरो कितने 1 2 3 4 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। बताओ गरिमा क्लियर है? गरिमा क्लियर है? यस सर। इंद्रप्रीत Yes, बताओ क्लियर है? यस सर। प्राजक्ता, युग, यस सर। ठीक है बेटा। तो इससे ये समझ में आया कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। मैं इसको पहले भी डिराइव करा चुका था, मैंने दोबारा बता दिया, अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, 1 किलोवाट आवर में इतने वो हैं। हम ये बोल चुके हैं कि 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। 3 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया? 3 यूनिट्स। तो 250 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया? 250 किलोवाट आवर। तो 250 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया? 250 किलोवाट आवर। इसका मतलब ये हो गया। अब आप ये देखिएगा 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स, तो 250 किलोवाट आवर में कितने जूल्स? 250 इंटू दिस 250 मल्टीप्लाइड बाई 36 इंटू 10 की पावर 5। यही होता है ना भाई। एक पेन 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने? 10 इंटू 5। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल, तो 250 में कितने? 250 इंटू दिस। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। सभी को क्लियर? ठीक है जी। अब जरा मैं देखता हूँ क्या लिखेंगे इसको। तो ये जो रिजल्ट आया है ये जूल में आया, तो इसमें एक जीरो है। इस जीरो को इधर ले जाओ तो 10 की पावर 6 बन जाएगा। तो ये बन गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 36। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मेरा फोन आ रहा है। ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, इसमें से एक जीरो निकाल लिया, ये 10 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 25 6 से कितना हो गया? 900। 150। हाँ कुछ बोल रहे हैं? 900। ठीक है, 25 6 हो गया 150, 15 कैरी आ गया, 25 3 75, और 15 कितना हो गया? 90। तो 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। इसमें से भी दो जीरो हटाकर यहाँ लगा दो तो 10 की पावर 8 बन जाएगा। 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 जूल्स। बताइए क्लियर है सभी को? ये एनर्जी हमारी जूल्स में आ गई। सभी बच्चे समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट देखना है वो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि हमें ना कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, तो वो एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है वो डिस्कस करेंगे। ये मिटा रहा हूं मैं पूरा। तो कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स ही बस आपको ध्यान रखते हैं, वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना एनर्जी का। ठीक है, तो इसमें हम ना कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। सिर्फ एग्जांपल पूछे जाते हैं इसमें, और ये पूछा जाता है कि आप इसमें ये बताइए कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना। ठीक है, तो देखिएगा हम ये करेंगे सबसे पहले इसमें अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रिक मोटर। पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या काम, क्या कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर का कि इलेक्ट्रिक मोटर को हम क्या सप्लाई करते हैं। हम इलेक्ट्रिक मोटर को सप्लाई करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है कि जैसे मान लीजिए हम फैन की बात करते हैं, मोटर का काम होता है किसी भी चीज को रोटेट करना। मोटर का काम होता है किसी भी चीज को रोटेट करना। तो जैसे मान लीजिए हम फैन की बात कर रहे हैं, तो फैन में क्या होता है कि हमने तो स्विच ऑन करा ना, हमने तो स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने पर फैन गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। तो मोटर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मोटर जो है वो गोल घूमती है। मोटर किसी भी चीज को रोटेशनल मोशन सप्लाई करती है। तो अगर मान लीजिए हम बात करें अपने व्हीकल्स की, तो हमारा व्हीकल वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाता है। हमारा व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाता है, क्योंकि उसके व्हील्स के साथ में जो मोटर अटैच है बेटा वो घूमती है। ठीक है, तो वो मोटर आप कहेंगे तो ऐसी बात हो गई, मैंने तो देखा बाइक में कोई मोटर नहीं घूमती, बाइक के अंदर तो एक चेन होती है, वो चेन घूमती है। तो वो चेन किससे अटैच होती है, वो चेन अटैच होती है जो इंजन होता है ना मोटरसाइकिल की, जो मोटर बाइक होती है उसकी जो टैंक होता है फ्यूल टैंक, उसके नीचे इंजन होता है। तो इंजन जो है, इंजन में मोटर लगी रहती है। फ्यूल जब बर्न करता है तो इंजन घूमना शुरू करता है, और इंजन चेन के थ्रू अटैच होता है पीछे वाले व्हील के साथ, और फिर वो व्हील को घुमाता है। इसी तरीके से जो कार होता है, कार का जो आपने देखा होगा, कार का जो बोनट होता है ना आगे, जो कार का बोनट होता है, जैसे मान लीजिए हम बैठे हुए हैं तो कार के आगे वाली जो साइड है उसके अंदर पूरा इंजन होता है। उस इंजन का मेन पार्ट मोटर ही होता है। तो वो जब मोटर घूमती है तो मोटर एक्सल के थ्रू, जैसे मोटरसाइकिल में तो वो चेन के थ्रू होती है, लेकिन कार के केस में वो एक्सल के थ्रू अटैच होती है व्हील्स के साथ में। जब मोटर घूमती है तो एक्सल घूमता है, एक्सल अटैच होते हैं व्हील से तो व्हील घूमता है। तो बेसिकली फंडा ये है इलेक्ट्रिक मोटर का कि कोई भी चीज जिसमें हम एनर्जी किसी भी फॉर्म में सप्लाई करें तो वो घुमाना शुरू कर दे, उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दे, उसको हम बोलते हैं मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी मोटर हो गई कि मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा तो वो रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। तो जो भी मोशन है वो फिजिकली किसी चीज को घुमाने लगता है ना, फिजिकली किसी चीज को घुमाने लगता है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो आप ये देखिएगा इलेक्ट्रिक मोटर के केस में, इलेक्ट्रिक मोटर के केस में हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये समझ गए सभी बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मैकेनिकल एनर्जी क्या कि भाई उसने उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। तो जहां पर भी मुझे मैकेनिकल मोशन, फिजिकल मोशन दिखाई देगा कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है या कोई चीज घूम रही है, तो मैं उसको मैकेनिकल मोशन बोलूंगा। तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसके केस में, ये होता है इलेक्ट्रिक मोटर के केस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक आयरन को लगा दिया, जो हमारा मेन लाइन का जो सॉकेट है हमने सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या होती है, जो प्रेस होती है जिससे हम अपने कपड़ों को आयरन करते हैं, तो वो गर्म हो जाती है। तो हमने सप्लाई तो करी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें आउटपुट में क्या मिली, हीट एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तीसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने क्या करा, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी। भाई हमने स्विच ऑन कर दिया, हमने स्विच ऑन करा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है, वायर होता है नॉर्मल। तो वो जो वायर होता है ना, वो होता है टंगस्टन। एक एलिमेंट होता है टंगस्टन, तो वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर टंगस्टन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ना, तो टंगस्टन गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, वो एकदम से गर्म होता है, और गर्म होने के बाद में वो इतना गर्म हो जाता है कि वो रेड हॉट हो जाता है और वो चमकने लगता है। तो अगर कभी भी आपने कहीं आप अगर मान लीजिए आप आयरन की बात करें, तो आयरन को अगर हम गर्म करते रहे तो फिर एक लेवल आ जाता है, उसको बोलते हैं रेड हॉट आयरन। वो इतना गर्म हो गया कि वो गर्म हो के लाल हो गया, और उसको और ज्यादा गर्म करते रहो तो वो क्या हो जाता है, वो येलोइश हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, और फिर वो पिघलना शुरू हो जाता है। हालांकि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उसके लिए, 3500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर लोहा पिघलता है, आयरन पिघलता है। लेकिन अगर मैं कैंडल की बात करूं, तो मैं कैंडल को जैसे मैच स्टिक से जलाता हूँ, कैंडल को मैं चालू करता हूँ, तो कैंडल की फ्लेम होती है येलो कलर की। इसका मतलब क्या है, और क्या आप उस येलो फ्लेम में हाथ डाल सकते हैं? हम नहीं डाल सकते, क्यों? वो हाथ एकदम जल जाएगा, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पर है, वो आग लगी हुई है उस टाइम उसमें। तो जब आग लगी हुई है तो येलो फ्लेम आती है। तो आप यही समझिए कि उसका इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है टंगस्टन फिलामेंट का, जो बल्ब के अंदर वायर छोटे छोटे वायर लिपटे रहते हैं, वो इतना ज्यादा टेम्परेचर उनका ज्यादा हो जाता है कि वो येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, येलो कलर का हो जाता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या करती है, वो टंगस्टन फिलामेंट जो बल्ब के अंदर होता है, देखिए बल्ब ऐसा होता है बेटा, और बल्ब के अंदर ऐसे होती है वायर ऐसे। ठीक है, इस तरीके का होता है बल्ब। और जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना, मतलब मैंने यहाँ से इसका वायर लिया, और ये एक पिन टॉप है, इसको मैंने सॉकेट में लगा दिया, इसको मैंने सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन कर दिया, तो वहां से सॉकेट से मुझे क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ तक पहुंची और इसको गर्म करना शुरू करा। इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि येलो कलर का हो गया। तो बाहर लगा हुआ है ग्लास, तो उसका जो वो येलो कलर है, वो येलो कलर ही पूरे रूम में फैल जाता है, तो वो रोशनी के रूप में हमको दिखाई देता है। हमको ऐसा लगता है कि पूरे रूम के अंदर रोशनी होगी, रोशनी हो जाती है। क्यों? वो कैसे हो गई? क्योंकि अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट जल रहा है बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर हाई हो गया है। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी gets converted into electrical energy gets converted into heat energy, and heat energy then gets converted into light energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी gets converted into heat energy, and heat energy then gets converted into light energy. बताइए, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद में अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है रेडियो का। नेक्स्ट एग्जांपल है रेडियो का। तो रेडियो में क्या होता है देखिएगा, रेडियो में हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेडियो सेट होता है जैसे, तो रेडियो सेट है, मान लीजिए हमारे पास ये रेडियो सेट है। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं चैनल के नाम वगैरह, एफ एम 93.5, 98.3, जो भी एफ एम है। यहाँ पर आपका एक स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है जहां से वॉल्यूम आती है बाहर। ठीक है, और ये आपका पूरा रेडियो सेट हो गया। इसको आपने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, ये वायर है, इससे निकल रहा है।
ठीक है, आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट कर दिया, तो सॉरी कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद में अब क्या होगा, अब इसको क्या जा रहा है, रेडियो के अंदर क्या जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, रेडियो के केस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ना साउंड आनी शुरू होगी, और साउंड कैसे आती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो आप ये देखिएगा कि इसके अंदर वेव्स जो हैं वो वेव्स वाइब्रेट होंगी। तो जो वाइब्रेट हो रही है, कोई भी चीज अगर वाइब्रेट हो रही है यानी कि वो चीज मोशन में है, एंड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी इज इन मोशन, इन दैट केस एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि अगर मान लीजिए आपके स्कूल में कभी कोई फंक्शन हुआ हो, काफी बड़ा कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त का कोई फंक्शन होता है, या एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, या रिपब्लिक डे होता है, तो उसमें आपने देखा होगा स्टेज के चारों तरफ बड़े बड़े जो है वो स्पीकर्स लगे होते हैं ब्लैक कलर के, और जब म्यूजिक बजना शुरू होता है तो आपने देखा होगा वो स्पीकर्स इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। आप अगर स्पीकर के आसपास हाथ रखें तो एकदम उसमें वाइब्रेशन आपको दिखाई देगा। तो वो जो वाइब्रेशन है वो किस चीज का है भाई, उसमें से ड्रम बीट्स आ रही हैं, उसमें से म्यूजिकल साउंड्स आ रही हैं। तो वो जो म्यूजिकल साउंड्स हैं, ड्रम बीट्स हैं, वायलिन का म्यूजिक है, गिटार का म्यूजिक है, तो वो जितना भी प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल हम गिटार की बात करें तो हमारे पास गिटार है, आपने देखा गिटार में वायर होते हैं, तो जो भी म्यूजिशियन होता है वो उसके वायर को ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करता है, वो उसके वायर को हिलाता है, वायर को हिलाता है, वायर जो है वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें वायर टकराता है और वाइब्रेट करता है एयर के पार्टिकल्स को, तो वो जो एयर के पार्टिकल्स हैं उन्हीं में साउंड प्रोड्यूस होती है। हवा साउंड कहाँ से आ रही है, हवा में से ही आ रही है। तो हवा में जो पार्टिकल्स हैं उनको आपने वाइब्रेशन में ला दिया और इस तरह से वाइब्रेट करा कि आवाज आने लगी, अलग अलग तरीके का म्यूजिक निकलने लगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें गई, और यहाँ पर जाने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या करा कि जो अंदर इसके अंदर स्पीकर था, उस स्पीकर में अलग अलग तरीके की, जहां जैसे जैसे मेरे को एयर से सिग्नल्स मिलते गए, ब्रॉडकास्ट होता है ना एयर में, सैटेलाइट के थ्रू आते हैं सिग्नल्स, तो मेरे को जैसे जैसे सिग्नल मिलते गए, गिटार का सिग्नल आया तो गिटार का म्यूजिक आया, ड्रम का सिग्नल आया तो ड्रम का म्यूजिक आया, किसी सिंगर का आया, आवाज आई हवा में, है ना, वो हवा में कहाँ से आ रही है, वो ब्रॉडकास्ट करी जा रही है। ठीक, तो वो आया, तो मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड की डेफिनेशन ही ये है, हम पढ़ेंगे साउंड वाले चैप्टर में फिजिक्स में, कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। चाहे तबला हो, तो तबले को भी जब ऐसे बजाते हैं तो तबले के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन मतलब एक बारीक सी लेयर होती है। ठीक है, नाइलॉन की लेयर होती है किसी किसी केस में, किसी किसी केस में प्लास्टिक की लेयर होती है, किसी किसी केस में फाइबर की लेयर होती है, उससे तबला या ड्रम्स ये सब बनाए जाते हैं। तो उस पर आप जब उसको आप हाथ मारते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है कि वो वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट करता है तो वो आवाज प्रोड्यूस करता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो इसके जब मैं स्पीकर की बात करूंगा तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, वाइब्रेशन होगा ना, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा, तो साउंड एनर्जी। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को ये चार एग्जांपल्स ट्रांसफॉर्मेशन यस के? सर क्लियर है। यस सर। अक्षर बोलो। Yes, sir. ठीक है, और अगला देखते हैं बेटा, स्टीम इंजन। अगला है स्टीम इंजन। अब स्टीम इंजन जो है उसमें आपको क्या करना है, हीट एनर्जी, स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम इंजन में ना हम कोल होता है ना, कोल को गर्म करते हैं। तो कोल को गर्म करते हैं, तो जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं, आप ये देखिएगा, एक बहुत छोटा सा बेसिक एग्जांपल जो आप लोगों ने हो सकता है अपने घरों में देखा हो, और नहीं देखा तो आप कभी भी देख सकते हैं।
किचन में जाइए, किचन में आपकी मम्मी कुछ भी खाना बना रही है, आपने एक कंटेनर लिया जिसमें आप चाय बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, या मान लीजिए कोई भी छोटा सा एक फ्राइंग पैन लिया, उस फ्राइंग पैन के अंदर आपने पानी डाल दिया और लाइटर से गैस को ऑन किया और उसके ऊपर आपने फ्राइंग पैन को रख दिया, फ्राइंग पैन के अंदर पानी है। अब आपने क्या करा, उसके ऊपर एक प्लेट को ढक दिया, मतलब पूरा फ्राइंग पैन के ऊपर आपने प्लेट को ढक दिया, जो भी कंटेनर है उसमें पानी भरा, नीचे से गैस चालू करी और उसके ऊपर एक प्लेट को ढक दिया। अब क्या होगा कि जब वो गैस नीचे से चालू है तो नीचे से लगातार जो फ्लेम है, जो फायर की फ्लेम है, वो लगातार उसको गर्म करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। तो क्या होगा कि जब कोई चीज गर्म हो रही है तो जैसे वाटर है तो वाटर के वेपर्स निकलेंगे, तो वेपर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वाटर के वेपर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इवेपोरेट होना चाहेंगे, वो वहां से बाहर निकलना चाहेंगे। तो जब वो वहां से बाहर निकलना चाहेंगे, आपने ऊपर प्लेट को ढक दिया है, तो वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो वो कैसे भी करके उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो कैसे भी करके निकलेंगे। तो आप थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि जो प्लेट रखी हुई है ना, प्लेट में वाइब्रेशन शुरू हो गए हैं, वो प्लेट ढप 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 ऐसे कुछ आवाजें आनी शुरू होगी, हल्की हल्की सी ऊपर उठेगी, और जो जैसे ही वो हल्की सी ऊपर उठेगी तो उसके अंदर से नीचे से स्टीम बाहर निकलेगी। ठीक। तो ये एक बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है जो हर बच्चे ने अपने घरों में किचन में मम्मी को काम करते हुए देखा होगा। तो वहां पर हर बच्चा देखता है इस चीज को। तो क्या होता है कि प्रेशर कुकर आप सब लोग देखते होंगे। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि ऊपर जो वो रखी होती है उसकी विसल, वो विसल काफी हैवी होती है। कभी आप विसल को निकाल के हाथ में लेकर देखना, जितना उसका साइज होता है ना, साइज के हिसाब से ठीक ठाक वजन होता है, हैवी होती है। तो स्टीम में इतनी ताकत होती है, मैं स्टीम के बारे में क्यों बताऊं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीम इंजन। तो स्टीम के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो इतनी हैवी, वो जो इतनी हैवी विसल होती है, विसल को ऊपर उठा देती है। ऊपर उठाती, जब वो ऊपर उठाती है तो नीचे नोजल के अंदर एक छोटा सा होल होता है, वहां से सारी स्टीम बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब पूरा एयर टाइट बंद है प्रेशर कुकर, और स्टीम ने उसको, विसल को ऊपर उठाया और बाहर निकल गई स्टीम, तो इसका मतलब क्या है कि स्टीम में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज को फोर्स लगा सकती है, किसी भी चीज पर। तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर तो इतना सा होता है, सोचो कि एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर बना दिया गया, जैसा कि रेलवे के स्टीम इंजन में होता है, ट्रेन के स्टीम इंजन में बहुत बड़ा एक प्रेशर कुकर बना दिया। और उस प्रेशर कुकर के अंदर आपने पानी नहीं डाला, उस प्रेशर कुकर के अंदर आपने कोल भर दिया। कोल मतलब कोयला। वो क्यों? क्योंकि कोल जो है, कोल तुरंत, मतलब वो इतना हाईली इन्फ्लेमेबल होता है कि आप जैसे ही उसमें आग लगाएंगे वो एकदम आग पकड़ लेगा, और आग लगने के बाद में वो इतनी ज्यादा हीट एनर्जी, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि वो हीट एनर्जी स्टीम में कन्वर्ट होती है, और जो स्टीम है वो फोर्स लगाती है और किसी भी चीज को पुश कर सकती है। तो आप देख लीजिए, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पूरी ट्रेन को खींच कर ले जाता है आगे। समझ रहे हैं? स्टीम इंजन। तो सभी बच्चों को क्लियर है ये? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पर डायरेक्टली हीट एनर्जी होती है, एंड हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो पूरी ट्रेन को अलॉन्ग विद ऑल द वैगन्स, वैगन्स मतलब ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, वो पूरे इंजन को, डब्बों को, सबको खींच के ले जाता है। ठीक है, चलिए जी। तो हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गया स्टीम इंजन का एग्जांपल। स्टीम इंजन के बाद में बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है कार इंजन। तो स्टीम इंजन में तो डायरेक्टली कोल में आग लगा दी जाती है, लेकिन कार इंजन जो होता है, कार इंजन में आग किस तरीके से लगाई जाती है? देखो, आग तो लगती है कार इंजन में भी। आप क्या समझते हैं कि कार जो चल रही है, तो कार के अंदर जो इंजन है ना, इंजन के अंदर आग लगी पड़ी है। कैसे? जैसे जब आपकी कार चल रही है तो आपने सुना होगा, एक शब्द आपने सुना होगा कभी, स्पार्क प्लग। हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे, कार यूज करेंगे या मोटर बाइक यूज करेंगे या स्कूटी यूज करेंगे, तो आप कभी मैकेनिक के पास उसको रिपेयर कराने ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ ठीक कराने ले जाएंगे, तो आप मतलब सुनो लेटर ये शब्द सुनेंगे, स्पार्क प्लग। इसके स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है। स्पार्क का मतलब होता है बेटा चिंगारी।
ठीक है। और प्लग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लग जो स्पार्क जनरेट करे। तो आप जब कार में बैठ के उसकी चाबी को घुमाते हैं ना, तो वो बैटरी से कनेक्टेड होता है, और बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है। और स्पार्क प्लग जो है, वो स्पार्क प्लग क्या करता है, वो एक चिंगारी प्रोड्यूस करता है। वो इस तरह से चिंगारी प्रोड्यूस करता है जैसे आपका लाइटर होता है ना, लाइटर को आप हल्का सा प्रेस करते हैं पीछे से, तो एक चिंगारी निकलती है, और वो चिंगारी जैसे ही गैस के कंट्रोल कांटेक्ट में आती है तो वो एकदम से आग लग जाती है उसमें, जो आपका गैस का बर्नर है वो एकदम से फ्लेम उसमें आपको दिखाई देने लगती है। ठीक है। तो वही चीज है कार के इंजन में। कार का इंजन पूरी तरह से क्लोज होता है, लोहे का होता है काफी बड़ा, या एल्यूमिनियम का होता है। तो उसके अंदर तो फ्यूल स्टोर होता है। फ्यूल कौन सा? ये पेट्रोल। पेट्रोल टैंक होता है, तो पेट्रोल धीरे धीरे वहां से इंजन के अंदर जाता रहता है। और आप जैसे ही चाबी घुमाते हैं तो स्पार्क प्लग चिंगारी प्रोड्यूस करता है। और आपने सुना होगा पेट्रोल टैंकर्स पर, डीजल टैंकर्स पर, सीएनजी पंप्स पर आपने सुना होगा, वहां पर लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील। ये आपने सुना होगा, अत्यंत ज्वलनशील का मतलब, हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब ये है कि आप जरा सी चिंगारी दिखाइए तो वो एकदम आग लग जाएगी वहां पर। इसीलिए कोई भी आदमी जो है वो वहां पर स्मोकिंग अगर करता है तो उसको वहीं रोक लेते हैं पेट्रोल पंप वाले कि भाई साहब आप स्मोकिंग मत कीजिए, आप यहाँ पर मत जाइए, आप बाहर खड़े होइए। तो स्मोकिंग अलाउड नहीं होती। ठीक है। क्यों? एक हल्की सी चिंगारी से ही पेट्रोल में ऐसी आग लगेगी कि ब्लास्ट हो जाएगा। तो जो कार का इंजन है, कार के इंजन के अंदर पेट्रोल होता है, उसमें हल्का सा एक स्पार्क लगा दिया जाता है। तो स्पार्क लगते ही उसके अंदर आग लग जाती है। और आग क्या करती है, इतना एकदम से एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि जो मोटर है वो मोटर घूमनी शुरू हो जाती है, और घूमनी शुरू हो जाती है तो आपकी गाड़ी स्कूटी जो भी है वो चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो ये फंडा होता है उसका काम करने का। तो कार इंजन में बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल या डीजल हम यूज करते हैं। तो पेट्रोल से निकलने वाली जो एनर्जी है, पेट्रोल इज अ केमिकल, डीजल इज अ केमिकल, तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। इसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। And chemical energy gets converted into heat energy। और मैंने बोला कि फाइनली कार चलना शुरू हो जाती है, तो जब कार मोशन में आ जाती है तो एनीथिंग व्हिच कम्स इनटू मोशन, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बताइए जी, समझ गए? अक्षत, आदित्य, बताइए, क्लियर है? Yes, sir. शिवांश, समझ गए? यस सर, समझ गया। ओके। न्यासा, चलिए जी, इतना हो गया। इसके बाद बेटा एक और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये मैं आपको कल कराता हूँ। एक काम करते हैं, कल यही कर लेते हैं, वर्क एंड एनर्जी, और इस चैप्टर को कल खत्म कर देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और सभी बच्चों को दोबारा बता रहा हूँ कि कल मॉर्निंग में आपका टाइम है 10 से 11। कल 10 बजे आपको ऑनलाइन आना है। ठीक है। यस। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।